कैसे हो 9th क्लास? अपना चैप्टर चल रहा है केदारनाथ अग्रवाल का। ध्यान है ना सबको? और चैप्टर का नाम है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। बताया था ना मैंने आपको? चंद्र है ना, ये बात आई ध्यान में सबके? सर्वप्रथम अपन ने केदारनाथ अग्रवाल का क्या था? परिचय किया था। मैंने आपको बताया था इनका जन्म 1911 में हुआ। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। ये सुमित्रा नंदन पंत की भांति ही क्या है? प्रकृति प्रेमी कवि है ना? बात ध्यान में। इन्होंने कविता संग्रह है, उपन्यास है, इस प्रकार की क्या है रचनाएं की है। और कमासिन गांव में इनका क्या है? जन्म स्थान है। फिर अपन बात करते हैं इसकी अपने चैप्टर की। तो चंद्रग्रहण यहाँ मैंने किसको बताया था? एक स्थान का नाम है। लौटती बेर मतलब वापस लौट रहे हैं, लौटते समय, लौटते समय, है ना? ध्यान में आपको ये जो अपने कवि है वो किसी कार्य से कहीं गए हैं, वापस क्या है? चंद्रग्रहण नाम के स्थान से लौटते हुए आ रहे हैं। चंद्रग्रहण जो गांव है उसके वातावरण से इतने ये प्रभावित होते हैं, इनका मन इतना खुश होते हैं कि इन्होंने जो रचना लिखी है वो बड़ी ही सुंदर है। क्या नाम है? चंद्रग्रहण से लौटती बेर। कि इन्होंने प्रकृति का मानवीयकरण किया है, फसलों को युवती के रूप में और एक क्या है पुरुष के रूप में प्रकट कर दिया है। जैसे कि मैंने एक चैप्टर का अर्थ करवाया था, एक बार दोहरान करवा देती हूँ कि इन्होंने कहा, सारी बताऊंगी कि मैं खेत की मेड़ पर खड़ा हूँ और उस खेत में बालिश्त भर का चना है, लेकिन वो अपने अस्तित्व को लिए इतना अडिग खड़ा है कि बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। उसके ऊपर क्या है? गुलाबी रंग का पुष्प खिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक दूल्हा क्या है? तैयार होकर खड़ा है। बात आ रही है ना ध्यान में? उसके बाद में उसके पास ही कौन है? अलसी का पौधा, जो बड़ा ही क्या है? हटीला है, क्योंकि वो कमर की पतली देह की क्या है? लचीली है। तो यहाँ चने के पौधे को तो क्या है? क्या किया? चने के पौधे है ना, चने को तो क्या है? दूल्हा बना दिया। और अलसी को क्या बनाया? क्या बनाया अलसी को? युवती, दुल्हन के रूप में क्या है? बताया गया है। बात आ रही है ना ध्यान में? कि जो अलसी है वो बड़ी क्या है? हटीली है। और वो क्या करती है? हटीली है तो पतली तने की होने वाली भी, फिर भी वो चने के पास क्या है? खड़ी रहती है। देह की क्या है? पतली है, कमर की लचीली है। अर्थात अलसी के ऊपर कौन से फूल खिलते हैं? नीले फूल। तो ये दोनों ही अपने अस्तित्व को लिए ही बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और अलसी के पौधे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलसी का पौधा जिसके ऊपर नीले रंग का फूल खिला है, ऐसा लग रहा है कि युवती अपने हाथ में नीले रंग का फूल लिए हुए खड़ी है और वो किसी को देने के लिए तत्पर है। जो भी आकर उसको छुएगा, वो पौधा ये फूल उससे लेगा, वो उसको अपना सब कुछ समर्पित क्या है? खुशी खुशी कर देगी। ऐसा पढ़ा था ना अपन ने? पढ़ा ना? प्रकृति का मानवीकरण किया, फसलों का, हरियाली का सुंदर वर्णन करते हुए कवि ने क्या बताया है? कि चने के पौधे को एक दूल्हे के रूप में और अलसी के पौधे को एक दुल्हन अर्थात युवती के रूप में बताया गया है। कि छुई हुई सी खड़ी है, जैसे ही उसको कोई छुएगा वो अपना सब कुछ समर्पित कर देगी। अर्थात एक युवती की भांति की एक युवती क्या है? बड़ी सुंदर तैयार होकर खड़ी है, हाथ में पुष्प ले रखा है। जो भी उससे पुष्प लेगा उसको अपना सब कुछ क्या है? समर्पित कर देगी। ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना? सबको याद भी है? आज अपन आगे चलते हैं। देखो, अब तक तो किसकी बात हुई थी? चने की और अलसी की। अब बात करेंगे सरसों के पौधे को। सरसों की बात करेंगे, ठीक है ना? तो क्या पंक्ति दी है? और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी है। सयानी है किसके लिए है? समझदार।
कि अब तक अपन चने के पौधे, अलसी के पौधे की बात कर रहे थे। चने का पौधा गुलाबी रंग पुष्प लिए से लग रहा है कि क्या है, पगड़ी पहन रखी है। अलसी क्या है, नीले फूल से अपना क्या है, सुंदर देह क्या है प्रस्तुत कर रही है, बड़ी हटीली है। इतना हवा का वेग होने के कारण भी इधर उधर ये तो झुककर भी वापस अपने अस्तित्व पर आकर खड़ी हो जाती है। अब कवि ने कहा है कि सरसों की तो मत पूछो, वो तो बड़ी क्या हो गई है, समझदार हो गई है, क्योंकि सरसों का पौधा इनसे भी बड़ा हो गया, थोड़ी परिपक्व स्थिति में आ गया है। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी है, कि सरसों का पौधा तो अब और ज्यादा क्या है, समझदार हो गया है। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी है। ब्याह मंडप में क्या हो गया, विवाह का स्थान। ठीक है ना, समझ आई है ना बात, कैसे हुआ विवाह का स्थान, कि पूरा खेत सरसों के पौधों से भरा हुआ है, पीले रंग के उन पे क्या है, पुष्प खिले हुए हैं, और पूरे खेत को यहाँ विवाह का स्थान क्या है, बताया गया है। अब सरसों समझदार हो गई है और ऐसा लग रहा है कि सरसों के हाथ पीले किए जा रहे हैं, कि हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरसों समझदार हो गई है और उसके हाथ पीले किए जा रहे हैं, इसीलिए विवाह के स्थान पर विवाह मंडप में क्या है, आई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। ठीक है ना, फागुन का ये वसंती जो मौसम है उसकी बात करें कि फागुन के मौसम, फाग के महीने में सभी क्या है, फाग गाते हैं। वासंती मौसम के कारण चारों तरफ क्या है, सुनहरा वातावरण रहता है, चारों तरफ सब रोमांचित हो उठते हैं। आ गया है जैसे कि मैं ऐसा देख रहा हूं कि यहाँ स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर भाई एक से अधिक विवाह होना, मेरी बात सुनिए, कि बहुत सारे क्या है, सरसों के पौधे हैं, सरसों के पौधे सारे के सारे समझदार हो गई है और सबका क्या है, यहाँ स्वयंवर हो रहा है, विवाह हो रहा है, हाथ पीले कर दिए गए हैं। सर्वप्रथम चने के पौधे को पढ़ा, जो कि एक दूल्हे की भांति क्या है, बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। उसने अपने मस्तक पर गुलाबी रंग के फूल जैसी क्या है, रूपी पगड़ी पहन रखी है। हटीली अलसी की बात की है। अब सरसों की बात करते हैं, तो सरसों का पौधा बड़े क्या है, समझदार हो गया है और अब तो विवाह योग्य हो गई है। अब सरसों के खेत को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो विवाह का आयोजन किया जा रहा है, विवाह का स्थान लग रहा है और यहाँ इन सबका स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है, प्रेम भरा आंचल। प्रकृति का अनुराग क्या है, प्रेम, अचल क्या हो गया, आंचल, प्रेम भरा आंचल। कि प्रकृति का प्रेम भरा आंचल अर्थात क्या हो गया, कि चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, फसलें लहरा रही है, तो प्रकृति तो मंद ही मंद क्या है, मुस्कुरा रही है। लिखा है ना, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, कि प्रेम से परिपूर्ण प्रकृति का आंचल क्या है, मंद मंद क्या है, क्या हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, टहल रहा है, बहुत ही उसको आनंद का अनुभव हो रहा है कि चारों तरफ क्या है, फसलें खिली हुई है और सुनहरा वातावरण छाया हुआ है। बात आई ना ध्यान में। इतना अपन ने क्या पढ़ा, 3 पौधों के बारे में पढ़ा है, प्रकृति की सुंदरता के बारे में पढ़ा है। कौन सी 3 फसलें थी, चने की, अलसी की, सबसे पहले चने की पढ़ी, फिर अलसी की और तीसरे नंबर पर किसकी, सरसों की। और खेत का एक सुंदर क्या है, चित्रण किया है कि मैं खेत की मेड़ पर खड़ा होकर इन पौधों को देखता हूँ तो कवि के मन में ऐसे भाव आते हैं, अर्थात उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। चने को एक दूल्हे के रूप में क्या है, बताया गया है। अलसी है क्या है, सुंदर युवती के बारे में, और सरसों क्या है, समझदार युवा युवती जो कन्या हो जाती है उनके बारे में बताया गया है। समझ आया ना बेटा, आया ना, अच्छा चैप्टर है। अब कवि अपन को क्या बताएंगे, पहले थोड़ा बता देती हूँ कि मैं एक तो यहाँ गांव के परिवेश में खड़ा हूँ, दूसरा दूर जो शहर है उनकी बात करता हूँ कि वो व्यापारिक शहर है, वहाँ धंधे तो किए जाते हैं, व्यापार किया जाता है, लेकिन ना तो गांव जैसा
क्या है, स्वच्छ वातावरण है, ना एक दूसरे के प्रति प्रेम है, ना एक दूसरे के प्रति रिक्वेस्ट है। तो देखिए इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। बात आई ना ध्यान में कि यहाँ से दूर क्या है, व्यापारिक शहर है जहाँ सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उस शहर के आबो हवा से अच्छा तो ये मेरा गांव है जहाँ प्रेम की भूमि क्या है, उपजाऊ, अर्थात आपस का भाईचारे की भावना, प्रेम की भावनाएं क्या है, अभी भी यहाँ विकसित है। एक दूसरे का सम्मान क्या है, अभी भी बरकरार है। अर्थात गांव का जो शुद्ध वातावरण है, चारों तरफ शुद्ध हवाएं चलती है, शुद्ध भोजन बनता है, शुद्ध अनाज उत्पन्न होता है। गांव में भले ही शहरों में एक से एक बढ़कर क्या है, व्यापार किए जाते हैं, धंधे किए जाते हैं, लेकिन चारों तरफ मुझे तो क्या है, पत्थरों से बनी हुई हवेलियां ही खड़ी दिखाई देती है। व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है, उसको वहाँ किसी की कोई फिक्र नहीं है, ना किसी से मिलना जुलना है, ना किसी से प्रेम भाव है, सिर्फ स्वार्थ भाव से व्यक्ति जीता है। तो इतना उन्होंने गांव और शहर के मध्य क्या है, क्योंकि शहरों में ये क्या है, व्यस्त जीवन शैली रहती है, किसी को टाइम ही नहीं रहता, ऐसी स्थिति उन्होंने बताई। तो देखो इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से कि ये जो गांव का वातावरण है वो जो दूर व्यापारिक शहर से क्या है, बड़ा ही उपजाऊ है। अर्थात यहाँ प्रेम भी पनपता है और अच्छी स्वच्छ फसलें भी उपजती है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां हैं, कि उसी के पास ही, इन खेतों की मेड़ के पास ही एक छोटा सा पोखर, अर्थात क्या बना हुआ है, तालाब, और उसमें एक के बाद एक लहरें क्या है, उठ रही है। वो भी बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। ले रही वह भी लहरियां नहीं, हाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। कि इस तालाब के किनारे जो काई जमती है ना नीले रंग की, उसके ऊपर भूरे रंग की क्या है, घास उगी हुई है, और उन लहरों के साथ वो भी क्या है, झूल रही है, लहरें ले रही है। फिर देखो ये एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चमकाता, है ना, चकाचौंध कर देना। कि इस पोखर के जल के ऊपर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है तो मैं किनारे खड़े होकर देखता हूँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस पोखर में, इस तालाब में क्या है, एक चांदी का पोल क्या है, लगा हुआ, चांदी का खंबा लगा हुआ है, और उसकी तरफ में देखते ही मेरी आंखों में क्या है, उसकी रोशनी पड़ती है। बड़ा ही सुंदर खंबा क्या है, बनकर तैयार होता है। कैसे होता है, कैसे होगा कि ये जो जल है पोखर का, इसमें एक के बाद एक लहरें उठ रही है, पूरी घास उगी हुई है, वो भी तैरती हुई क्या है, जैसे कि आकाश में क्या है गुब्बारे उड़ते हैं ना, वैसे उसमें वो क्या है, जो बुरी घास है वो लहरें लेती मुझे दिखाई दे रही है। इसके बाद कवि कहते हैं कि इस पोखर के जल के ऊपर, इस तालाब के जल के ऊपर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा क्या लगता है, जैसे कि इसके अंदर चांदी के खंबे का क्या है, पोल का निर्माण किया गया है, और जो कि मेरी आंखों को चकाचौंध कर देता है कहीं पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी है, प्यास जाने कब बुझेगी। इस पोखर के किनारे बहुत सारे चारों तरफ क्या है, गोलाई में पोखर है या चौकोर भी है, उसमें चारों तरफ क्या है, पत्थर रखे हुए हैं, और जो लहरों के साथ जल आता है वो पत्थरों तक क्या है, उनको छू जाता है। तो यह शांत भाव से ये क्या है, पत्थर वहां पड़े हैं और इस पोखर का जल पी रहे हैं। इनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी प्यास पता नहीं कब बुझेगी, शांत भाव से, क्योंकि वो किनारे पे पड़े हैं। तो कवि ने इतना सुंदर वर्णन किया है। अभी तक अपने जो चैप्टर पढ़ा, जो मैंने बताया था कि सर्वप्रथम चने के पौधे का, फिर अलसी का और सरसों का वर्णन पढ़ा है, फिर गांव और शहर के वातावरण में जो विभिन्नताएं हैं वो थोड़ी जानकारी ली है, और खेत के मेड़ के किनारे जो तालाब है उसकी सुंदरता का वर्णन भी किया है। तो 9th क्लास इतना अपने चैप्टर रीड किया है। सर्वप्रथम आपकी सबसे बड़ी चीज है केदारनाथ का परिचय आपको याद करना, उसके बाद में चंद्रगहना से लौटती बेर का जितना मैंने अर्थ करवाया शब्दार्थ के साथ अपन ठीक प्रकार से उसका अर्थ करेंगे। आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, तब तक शब्दार्थ के साथ ये वीडियो देखेंगे और अपने चैप्टर का ठीक प्रकार से अर्थ करेंगे। धन्यवाद।